आज कटघरे में आपकी सरकार है, विपक्ष ये कह रहा है डीमोनेटाइजेशन के बाद, अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्यों पनप रहा है आतंकवाद, कहां विफल रही है सरकार की कश्मीर नीति, या है ही नहीं? भारत अपनी मजबूती कश्मीर में और हमारी वीर सेना दिखा रही है। आप ही के चैनल की रिपोर्ट है, पिछले 9 मुठभेड़ में 15 आतंकवादी ढेर किए हमारी वीर सेना। ये भी सच है कि गृह मंत्री ने बैठक करी है और जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो ठोस होंगे, वो सेना को एक खुला हाथ देंगे। तीसरी बात, ये आर पार की लड़ाई है गौरव जी, आर पार की लड़ाई में भारत की विजय होगी। और ये जो आतंकवादी देश है पाकिस्तान और जो आतंकवादी संगठन है, ये जानते हैं कि ये हारने वाले हैं, इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं। सवाल यह है कि पिछले 8 दिनों से कश्मीर की पहाड़ियों में गोलियों की गूंज हमें सुनाई दे रही है और वस्तुस्थिति यह है कि एक तरफ हमारी सेना बहादुरी से मुंहतोड़ जवाब दे रही है और दूसरी तरफ हम देखें तो पिछले 8 महीने में हमारे करीबन 30 सिविलियन की मौत हुई है और करीबन 14 जो है हमारे सेना के सुरक्षा बल के लोग या फिर हमारे पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये वस्तुस्थिति बनी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है, कहीं ना कहीं सरकार का इकबाल गिरा है। पाकिस्तान ने, आईएसआई ने और आतंकियों ने नई रणनीति बनाई है, लेकिन ये वही पुराना नया कश्मीर का जुमला लेकर के चल रहे हैं। इन्हें नई रणनीति बनानी नहीं आई, इसलिए ये सारा दृश्य जो हम देख रहे हैं। नंबर 1 कि ये हम 30 साल से इस आतंकवाद को हम लड़ रहे हैं कश्मीर में, इसको भूलिए मत। ये कल या परसों से नहीं हो रहा है। हमने देखा है माइलस्टोन पे माइलस्टोन हमने देखे हैं। मैं वहां पिछले 30 साल से हूं। मैं वहां 2013 तक, जब तक मैं सर्विस में था, उसके बाद लगातार जाता रहता हूं क्योंकि मैं चांसलर हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का। तो मैं याद दिला दूं लोगों को, सबको, कि जो भी पार्टी पक्ष में रही है या पावर में रही है, उसके नीचे उसकी नीति जो बनाई है वो भी, उसके साथ भी यही हुआ है जैसा इस वक्त हो रहा है। चिट्टी सिंहपुरा के वक्त कौन था इंचार्ज? नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वहां पर इंचार्ज कश्मीर के अंदर। इस तरह से वंडामा हुआ था, इसी तरह से नंदी मार्ग हुआ था, इस तरह से बहुत इस तरह के इश्यूज हुए हैं कश्मीर में। सवाल यह है कि अगर आपकी ईमानदारी होती तो 33% आरक्षण पर भी आपकी सरकारें रही, वो अधूरा रह गया, काम नहीं हुआ। आज क्या ये चुनावी कार्ड नहीं है, उससे आगे की बात है। आज मंच पर भी 10 लोग थे, उनमें 3 ही महिलाएं जुटा पाए आप लोग उत्तर प्रदेश में। पंचायती राज में 30 लाख निर्वाचित सदस्य होते हैं, ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायत मिलाकर। इसमें से 10 लाख महिलाएं हैं, 1/3 महिलाएं हैं। और विधानसभा में 4120 विधायक हैं पूरे देश में, जिसमें से सिर्फ 334 महिलाएं ही क्यों है? 1/10 से भी कम की क्यों हो जाती है? और जहां तक आपने 33% रिजर्वेशन की बात करी, आपको याद होगा इसको पास करने की पुरजोर कोशिश हमने करी थी, राज्यसभा ने पास कर दिया था, लोकसभा ने इस पे पास नहीं किया था। मैं आज हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री मोदी जी से और भाजपा की सरकार से यह आवेदन करती हूं, और हमारे नेता ने उनको चिट्ठी लिखी है 1 साल पहले, कि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन पिछले 7.5 साल में विमेन्स रिजर्वेशन बिल 33% की हमने एक भी बात जो भाजपा के मैनिफेस्टो में भी है, ठीक है, नहीं सुनी है। आप आगे बढ़िए, पहल करिए 33% रिजर्वेशन की, जो हमने उत्तर प्रदेश में अपने दावेदारों की कर दी है। अंजना जी, आपने अच्छी बात कही। आज जो ये बात हो रही है कि कांग्रेस ने एक नारा दिया है और महिलाओं से जुड़े हुए नारे में कांग्रेस कहां से कहां तक पहुंची है पिछले 2 पीढ़ियों में। मुझे याद आता है हम जब बचपन में थे और इंदिरा जी 77 में सत्ता से बाहर चली गई, 80 का दौर में कांग्रेस का नारा था इंदिरा लाओ देश बचाओ। तब सोच ये थी देश तक। 98 में आते आते जब सोनिया जी के आने की बात आई तो कांग्रेस का नारा था सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ, यानी अब देश गया पार्टी बचा लो। अब आपने देखा उसके बाद दौर आया 2017 में, राहुल लाओ सोनिया बचाओ, अमेठी रायबरेली बचाओ। अमेठी भी नहीं बची, अब प्रियंका जी आई हैं, बहना आओ भैया बचाओ। तो हकीकत तो यह है कि कांग्रेस का क्रमिक पराभव किस प्रकार से विगत 40 वर्षों में हुआ है वह साफ दिखाई पड़ रहा है, और उसी की तरीके से एक नारा है। सुप्रिया जी ने जो बात कही, ईमानदारी होनी चाहिए अपनी सोच में। संसद में 1/3 आरक्षण को लेकर तमाम दलों में किसी भी प्रकार का मतभेद हो सकता है, परंतु हुजूर आते आते बहुत देर कर दी।
भारतीय जनता पार्टी भारत ही नहीं विश्व की पहली पार्टी थी जिसने जनवरी सन 2008 में दिल्ली के रामलीला मैदान की नेशनल काउंसिल में संगठन में 1/3 पद महिलाओं को देने का संवैधानिक व्यवस्था पारित कर दी थी। और उसके बाद से हमने, चलिए सरकार में समस्या है ना, संसद में सारे दल नहीं तैयार हैं, अपने दल में तो शुरुआत करिए, हमने तो उस जमाने में कर दी थी। आपने जनरेशन गैप के बारे में सुना होगा। ये पीढ़ियों के अनुभव, सोच समझ और एक्शन लेने के तौर तरीके के फर्क के हिसाब से आंका जाता है जो दो पीढ़ियों के बीच देखने को मिलता है। अब प्राकृतिक तबाही मचाने वाली परिस्थितियों को लेकर जनरेशन गैप की भविष्यवाणी की जा रही है। विश्वविख्यात जर्नल साइंस के एक रिसर्च को सरल भाषा में समझाते हैं। अगर 1960 से 1990 तक पैदा हुए व्यक्ति ने अपने जीवन काल में भयानक तबाही वाली 7 घटनाओं को देखा है तो 2020 में पैदा हुई अगली पीढ़ी के युवा को ऐसी 15 से 50 घटनाएं तक देखनी पड़ सकती हैं। 2020 में पैदा हुआ बच्चा अपने पिता के मुकाबले झुलसा देने वाली भीषण गर्मी की 36 गुना ज्यादा घटनाएं झेलेगा। वन में भयानक आग लगने की 2 गुना ज्यादा घटनाएं, सब कुछ तहस नहस कर देने वाले तूफान उसके जीवन काल में 2 गुना ज्यादा आएंगे। भयानक बाढ़ की 3 गुना ज्यादा घटनाएं झेलेगा। फसलों की तबाही की 4 गुना ज्यादा घटनाएं देखनी और झेलनी पड़ेंगी। सूखे की 5 गुना ज्यादा घटनाएं होंगी। जाहिर है इससे होने वाला आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा और 2020 में पैदा हुई पीढ़ी अपने जीवन काल में प्राकृतिक आपदाओं को ही मैनेज करती रह जाएगी, नुकसान की भरपाई करने के तरीके ढूंढती रह जाएगी। इस साल आक्रामक मौसम की वजह से कई देशों को लगातार परेशान होना पड़ा। चीन में आई भयानक बाढ़ ने 10 लाख लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया। ग्रीस आग की वजह से सुलगता रहा। गर्मी की लहर की वजह से कनाडा में करीब 700 लोगों की जान गई और अमेरिका में 600 लोगों की जान गई। रूस ने अपने इतिहास की सबसे भयानक आग झेली। अमेरिका के टेक्सास में अभूतपूर्व बर्फबारी हुई। स्पेन से साइबेरिया तक रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज हुए, जो गर्म होती दुनिया की चेतावनी है। कुछ महीने पहले चीन और यूरोप में आई बाढ़ की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि बाढ़ के सामने दुनिया के बड़े से बड़े देश का सिस्टम फेल हो गया।